दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल श्रुतिकोश पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के आगे के प्रश्नों की, जो कि पिछला हमने वीडियो देखा था जिसके अंदर हमने 10 प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जैसे कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसी से आगे हम बात करेंगे आज प्रश्न संख्या 11 की। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके आगामी परीक्षाओं के अंदर जो वीडियोज़ हैं वो आपको फ़ायदा पहुंचा सकें। तो शुरू करते हैं आज का पहला हमारा प्रश्न, और ये है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। देखिए प्रश्न क्या पूछा है, नहीं है यानी कौन सा इससे संबद्ध नहीं है। और प्रश्न का पहला जो दिया हुआ है वो है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। दूसरा है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। तीसरा है सानिध्य की आवश्यकता। दोस्तों सानिध्य का मतलब होता है संगति, सानिध्य की आवश्यकता। और चौथा है सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता। तो क्या आंसर होगा इसका दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों ब, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। देखिए यहाँ हमने क्या पूछा है, बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ संबंध नहीं रखता है, तो नहीं की बात आ रही है। तो संवेगात्मक सुरक्षा जो है, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता जो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध रखती है। वहीं पर सानिध्य की आवश्यकता यानी संगति की आवश्यकता भी संबद्ध रखती है, सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता भी संबंध रखती है। लेकिन शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं रखता है। इसीलिए क्योंकि ये क्या है, ये शारीरिक आवश्यकता है, ना कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। इसीलिए ये जो है इसका आंसर नहीं होगा। बाकी तीन जो है वो इससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। और प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है दोस्तों? प्रश्न संख्या 12 कहता है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। देखिए स्थान की पूछा है कि कौन सा स्थान है जहां पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो ए विद्यालय या कक्षा पर्यावरण, ब सभागार, स घर या फिर खेल का मैदान। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अ विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। दोस्तों विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की हम बात करते हैं, यानी ज्ञान संबंधी विकास। और ज्ञान संबंधी विकास कहाँ होगा? कक्षा में या विद्यालय में सबसे बेहतर तरीके से ये परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण ही जो है वो इस प्रकार का होता है, वातावरण इस प्रकार का होता है जहाँ पर उस शिक्षार्थी के ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। इसीलिए इसका जो सटीक उत्तर बैठता है वो बैठता है अ विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न संख्या 13। और प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 13 ये कहता है कि खालिस्तान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। यानी इस खालिस्तान की जगह क्या आएगा? शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी और कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो चारों में से कौन सा उत्तर आएगा जो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ब विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। दोस्तों विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना क्या है? देखिए जब विद्यार्थी प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न पूछने में क्या हो रहा है, उसके व्यवहार को शक्ति मिल रही है। और अभिप्रेरक क्या करता है? अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकते हैं यदि वह अभिप्रेरित हैं। और अध्यापक क्या करता है? अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभवों तथा विशेषकर रुचियों को प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए उनको क्या करता है? अभिप्रेरित करता है। इसीलिए विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है।
अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न संख्या 14। और प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है दोस्तों? प्रश्न संख्या 14 कहता है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, यानी इसमें से ऐसा कौन सा लक्षण है जो कि बुद्धिमान बच्चे का नहीं है? तो देखिए, पहला क्या है? वह जो प्रभावपूर्ण तरीके एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, या फिर वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, या फिर वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। तो कौन सा इसका आंसर होगा जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों द। देखिए, ऊपर के जो 3 है वो क्या है? वह जो प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। बुद्धिमान बच्चा होगा तो वह प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करेगा। अगर बुद्धिमान बच्चा होगा तो अमूर्त रूप से सोचेगा, सोचने की क्षमता उसके अंदर होगी, और नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करने की क्षमता भी उसमें होगी। लेकिन अगर वह निबंधों को जल्दी जल्दी रटने लगेगा तो ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है कि वह निबंधों को जल्दी जल्दी रटे। यानी वह बच्चा जो किसी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझाने की जगह अगर उसे रटने की बात रखता हो, रटने की क्षमता रखता हो, तो फिर रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे समझते नहीं हैं। और बुद्धिमान बच्चा क्या करेगा? बुद्धिमान बच्चा उसे समझेगा, जिससे कि उसे आगे के प्रश्नों में समस्या नहीं हो पाए। तो अगर वो रटने वाला होगा तो फिर आगे के प्रश्नों में उसे समस्या होगी, इसलिए रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं हो सकता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 15। और देखिए प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? यानी ये जो परिभाषा है वो किसकी है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं? तो दोस्तों ये पावलोव की है या कोहलबर्ग कहते हैं, या इसका श्रेय स्किनर को जाता है या फिर पियाजे को जाता है? तो दोस्तों पियाजे के अनुसार यहाँ पर ये कहा गया है पियाजे के द्वारा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। और प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है? कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, या फिर विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों स। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ये इसका उत्तर सटीक है दोस्तों। कृतिका जो है वो अगर हम बात करें इसकी, तो घर पर कम और विद्यालय में अगर अधिक बात करती है तो उसका कारण क्या हो सकता है? अगर हम भी ये देखें कि कोई बच्चा घर में तो कम बोलता है लेकिन बाहर ज़्यादा बोलता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण दोस्तों ये होता है कि घर में उसकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, ज़्यादा मान्यता नहीं मिलती है, इसीलिए वह कम बोलता है। और अक्सर घर की ज़्यादा बाहर अगर उसको अपेक्षाकृत ज़्यादा वैसा वातावरण मिले, ज़्यादा उसके द्वारा जो बात की गई है उसको मान्यता मिले, तो ऐसी कंडीशन में वह विद्यालय में या अन्य किसी स्थान पर ज़्यादा बात करते हैं बनिस्बत घर के। इसलिए कृतिका के साथ भी ऐसा ही यहाँ पर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की। और प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है दोस्तों? प्रश्न संख्या 17 है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र। तो कौन सा इसका उत्तर है दोस्तों? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो चारों में से कौन सा? बिल्कुल सही, स। यानी दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके क्या करता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाता है, सुगम बनाता है और प्रभावी बनाने का प्रयास करता है, और यही शिक्षा मनोविज्ञान है।
दोस्तों इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है और उसी के अनुरूप उनमें सुधार करने का प्रयास करता है। इसीलिए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान से। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं और प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है, देखिए कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है और शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करती है। तो सीखने की प्रक्रिया क्या करती है? सीखने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा में क्या करती है? देखिए पहला तो इसका उत्तर हो ही नहीं सकता है कि पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है, तो अलग करने का तो काम नहीं है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है दोस्तों शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। अभिप्रेरणा क्या करती है? अभिप्रेरणा रुचि का विकास करती है। दोस्तों पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी की अगर बात की जाए तो भागीदारी की इच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करना, ये प्रेरित करने का काम कौन करता है? ये प्रेरित करने का काम अभिप्रेरणा करती है। अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि को विकसित करती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा स। अगला प्रश्न हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की, और प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है? देखिए प्रश्न संख्या 19 कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली रिक्त स्थान की ओर संकेत करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली, अब पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या फिर मूल्यांकन प्रक्रिया, या फिर कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, या फिर शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो पाठ्यचर्या से संबंधित क्या इसका आंसर होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। पाठ्यचर्या में क्या शामिल हो जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो पाठ्यचर्या में शामिल होगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी तो इसमें क्या होता है? पाठ्यचर्या के अंदर पूरा का पूरा विद्यालय का जो कार्यक्रम है वो इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो विद्यार्थी जब कक्षा में जाता है या विद्यालय में जाता है तो विद्यालय में होने वाले सभी क्रियाकलापों से वो कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त करता है, कुछ ना कुछ सीखने को उसे मिलता है, इसलिए पाठ्यचर्या में उन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों हम, और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। और देखिए क्या कहता है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण का खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो किस पर आधारित है? शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, या फिर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। तो क्या आंसर होगा इसका? तो आंसर होगा दोस्तों इसका, देखिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति, तो खेल पद्धति से क्या होता है? कई बार खेल खेल में ही कई चीजें सिखा दी जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा ब, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ये आधारित है। दोस्तों अगर हम बात करें नीचे की कक्षाओं की यानी छोटी कक्षाओं की, तो उन कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पे जुड़ी हुई है? उनके विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से जुड़ी हुई है, क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने और याद रखने और जानकारी का प्रतीक जो है उनको बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है। इसीलिए छोटी जो कक्षाएं होती है, निचली जो कक्षाएं होती है, उसमें शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से उनमें लाई जाती है जहां पर विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत इस पर आधारित होते हैं, उन पे आधारित वो चीज़ें होती है। जैसे किंडरगार्टन पद्धति, ये क्या है? ये इसी खेल खेल में सीखने की विधि है कि छोटे बच्चे क्या करते हैं? खेल खेल में कई चीज़ों को सीख जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 प्रश्न जो हमने पिछले वीडियो से आगे स्टार्ट किया। तो आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आएंगे और इससे पूर्व के वीडियो को
को आप देखेंगे तो इससे पूर्व के 10 जो प्रश्न हैं वो आप और उनको देख सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये आपके लिए रीट के लिए, सीटेट के लिए या फिर शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी एग्ज़ाम हैं वो आप इससे देख सकते हैं, उनमें इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न जो है वो वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में कुछ प्रश्नों के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।